आज हम बात करना चाह रहे हैं हसीना वाजिद पे और बांग्लादेश में जो सो कॉल्ड इनकलाब आया और उसके बाद जो सूरत हाल बनी और अल्टीमेटली हसीना वाजिद के लिए फांसी का ऐलान हो गया। उनका एक मखसूस ट्राइब्यूनल था जो कहते हैं कि हसीना वाजिद ने बनाया था और अपने सियासी मुखालफिन को सजाएं देने के लिए वो ट्राइब्यूनल बनाया था, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल, और उसी ने हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी। गोया जिसने गड्ढा खोदा वो खुद गड्ढे में गिर गया। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन जो सियासी मामलात हैं या कोई भी मामलात हैं, वो तबका जो सजाए मौत के ख़िलाफ़ है, मैं उसी सोच के साथ हूँ। लेकिन यहाँ डिबेट है कि जब अवामी सतह पर कोई फ़ैसला होता है और आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो उस अवामी फ़ैसले को फिर क्या रेटिंग आप देंगे? जब से ये सजाए मौत का फैसला हुआ, मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई हमारे यहाँ भी एक वजीर आजम को सजाए मौत सुनाई गई और उनके यहाँ भी एक मुंतखब वजीर आजम को, खा वो साबिका हो, खा उसको एक इनकलाब के जरिए निकाला, उसको भी सजाए मौत सुनाई गई। और इन दोनों का ताल्लुक एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहा जा सकता है, जो रिवायती हमारे इस्टेब्लिशमेंट रही है पाकिस्तान में, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में। ये दोनों उसके मुखालिफ थे या इनको मुखालिफ समझा गया और जो पाकिस्तान तोड़ने में और बांग्लादेश बनाने में वो जो दो किरदार थे, उनमें से एक को भुट्टो को फांसी दी गई और दूसरे शेख मुजीब की बेटी को फांसी की सजा दी गई। इस रिजेम्बलेंस को कैसे देखती हो? आई कम्प्लीटली, मैं भी जब हसीना वाजिद के लिए सजाए मौत का हुक्म आया था जुडिशल ट्रिब्यूनल की तरफ से, तो मेरे जहन में भी पहला जो है वो जुल्फ़िकार का ही नाम आया था। द थिंग इज, इस रिलेशन के अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि यार बांग्लादेश और पाकिस्तान, इंडिया को मैं नहीं अपने में काउंट करती, लेकिन हम लोग कहीं भी आगे नहीं बढ़े। वी आर जस्ट वेयर वी वर। इससे मुझे यही रेलेवेंस इसकी नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि आज भी हम पावर के नशे में जो नॉर्म्स हैं उसको, या जो प्रोग्रेस है उसे बहुत पीछे छोड़ देते हैं। और अगर देखा जाए तो एक तरह से हसीना ने भी जो फोर्सेस हैं उसको अपने हक के लिए इस्तेमाल किया, और फोर्सेस ने उस पावर के अंधाधुंध इस्तेमाल को यूज़ किया जिसमें हसीना को ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो क्या गलतियां कर रही है। और वो ये कह रहे हैं ना, कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, यानी सबसे ऊपर सतह पर अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो उस डिसीजन की वजह से उसे हमने सजाए मौत दी है। आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई कहीं एक जगह पर तो हसीना वाजिद ने ये लिख कर दिया हो कि जी आप शूट ऑन साइट कर दें, कि आप किसी भी प्रोटेस्टर को देखें कि वह एहतजाज कर रहा है, आप उसे गोली मार दें। तो वो रिटर्न में तो कहीं नहीं नजर आया। फिर आई वॉज ट्राइंग टू सी कि भाई ये जो ऑडियो है उसकी, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप उसे सजाए मौत दे रहे हैं कि उसने ये हुक्म दिया था, उसकी कोई रिटर्न वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे कॉल किया और मैंने उस कॉल को रिसीव किया और मैंने उसे एज एन ऑर्डर लिया कि जी हसीना वाजिद की या शेख हसीना की मुझे कॉल आई, और फिर मैंने वो फोर्सेस में और दीगर पुलिस में उसको ट्रांसलेट किया या इंटरप्रेट किया। तो उसकी भी कोई रिकॉर्ड नज़र नहीं आ रहा। बट जो रिकॉर्ड पेश किया गया है अदालत में, उसमें ये कहा गया है कि जी हमने फला फला दिन, फला फला टाइम के ऊपर फला फला एमिनेशन इस्तेमाल करके इतने बंदों को मारा उस जगह पर, फिर उतने बंदों को मारा उस जगह पर, और ये ऑर्डर्स जो है हमें हसीना की तरफ से आए थे। दूसरी, उसमें जो उसकी ऑडियो लीक हुई थी जुलाई में, उस ऑडियो का मेरे ख्याल में बीबीसी ने भी उसको एनालाइज किया और बीबीसी ने भी बोला है कि इसमें कोई एडिट नहीं नजर आ रहा, ये ओरिजिनल वॉइस है हसीना की, और उस फोन कॉल में वो मारने का हुक्म दे रही है और फिर लीथल हथियार भी इस्तेमाल करने का कह रही है। तो सिर्फ एक ये एविडेंस है ऑलरेडी। अगर टेक्निकली देखा जाए, जो लोग हसीना वाजिद को जानते हैं, जो उसकी आवाज से वाकिफ हैं, जिन्होंने उसकी फोन कॉल ली है, वो तो ये जानते हैं कि हुक्म उसी ने दिया है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि यार अदालत तो एविडेंस के ऊपर चलती है, तो फिर ये अधूरा लगता है। दोनों तरह से अगर देखा जाए, इस तरह से भी और उस तरह से भी, यानी ये कि हसीना वाजिद ने क्या ठीक किया, नहीं ठीक किया, हम आज भी 20 साल 25 साल पीछे खड़े हुए हैं। और अगर ये सिर्फ फोर्सेस के लिहाज से देखा कि फोर्स को कब इंटरवीन करना है और कब उसको अपनी हद में रहना है और इंटरवीन करना भी चाहिए या नहीं, तो भी अगर हम जुल्फ़िकार वाली मिसाल लेते तो भी हम वहीं पे एक रिजेम्बलेंस और है, इसमें भी आईजी ने वादा माफ गवाह बनाया है और भुट्टो का जो फांसी की सजा, वो भी वादा से भी एक वादा माफ गवाह था जो कि फोर्सेस का ही नुमाइंदगी कर रहा था, मतलब पुलिस फोर्स की, जो भुट्टो ने खुद बनाई थी। तो ये भी इसमें रिजेम्बलेंस है।
अच्छा, मुझे जो, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँ ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार एक मुंतखब वजीर आजम है, उसके खिलाफ एक महाज बना है, मतलब स्टूडेंट्स ने और मुख्तलिफ तबकात ने एहतजाज शुरू किए और एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। तो वो एहतजाज की बुनियाद क्या बनी थी? हम प्री हसीना जो दौर को देखते हैं, उसके बाद हसीना के बाद जो तब्दीलियां आई हैं, तो वो बांग्लादेश में हम देखते हैं वो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। उसका जो टका है वो पाकिस्तान से डबल हो गया है, उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ गई हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत काम हो रहा है और ऐसा लग रहा था कि हमसे काफी आगे निकल गया। और फिर ये एहतजाज होना, ये मुजाहरे होना, ये एक अनरेस्ट की कैफियत बनना, ये हुआ क्यों है? इसकी बुनियादी वजह क्या थी? एक जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि हसीना गवर्नमेंट ने जो मुक्ति बाहिनी, या जिनको ये लोग आज़ादी के मुजाहिद कहते हैं, उनको ये एक यूं कह लीजिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, उनके फेवर के लिए इजाफी कोटा रखा था सरकारी नौकरियों में जी। इसके खिलाफ एक नाराजगी थी और इसके खिलाफ एक यूं कह लें रिएक्शन था। तो वो लोग रिएक्ट कर रहे थे अमूमन जो उनके खिलाफ थे, यानी मुक्ति बाहिनी के खिलाफ थे। वो हमें पता है कि सोसाइटी में कौन सा तबका है जो इस किस्म के बांग्लादेश के इनकलाब का, जो शेख मुजीब का इनकलाब था, उसके मुखालिफ ज़ाहिर वो मजहबी जमातें ज्यादा थी, या जिनकी कोई इंक्लिनेशन पाकिस्तान की तरफ अभी तक है वो ज्यादा थी, वो सड़कों पे आया और उन्होंने एहतजाज किया। अब भी हम देखते हैं वो मजहबी जमातें ज्यादा ताकत पकड़ रही हैं। अभी नजर आ रहा है कि ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई है, तो पाकिस्तान से मौलाना फजल रहमान और दूसरे पहुंचे हैं और बड़े बड़े उसके जलसे हो रहे हैं और बड़े बड़े मजमे हो रहे हैं। और वो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस अमूमन किस लिए होती है? वो कादियानियों के खिलाफ होती है। तो शायद लाख सवा लाख बांग्लादेश में भी कादियानी है, वो भी इससे दहल के रह गए होंगे कि क्या हो रहा है। तो उस सोसाइटी में जो पोलराइजेशन है वो बढ़ रही है, जो मल्टीकल्चरलिज्म या एक्सेप्टेबिलिटी थी वो कम हो रही है। तो पोस्ट हसीना वाजिद हमें समझ में आ रहा है, या नजर आ रहा है कि बांग्लादेश कहाँ जा रहा है और बांग्लादेश पहुंचेगा कहाँ। इससे सारी जो आपने अभी गुफ्तगू की, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि अगर हम ये शुरू का एक पैच देखें इसके बीच में जो गुजरा है, जिसमें जमात इस्लामी के वो लोग सारे जिन्होंने इनकलाब के नाम पे या सेपरेशन मूवमेंट के नाम पे उनको कत्लेआम के नतीजे में 90 साल की उम्र के लोगों को सजाए मौत दी गई, तो भी जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बांग्लादेश में उसके खिलाफ एक चीज़ बहुत उभर के सामने आएगी, वो नहीं आई। तो शायद ऐसा लग रहा था कई जगहों के ऊपर कि लोग भी ये चाह रहे थे कि इस तरह के माइंडसेट जो है, जो लिबरल सोच के लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव लोग के सोच के लोग थे, वो ये चाह रहे थे कि ये साइड पे हो जाए और अच्छा है। अच्छा, उसके नतीजे में वो उसका नतीजा था या नहीं? जो ग्राफ बना बांग्लादेश का, जिसका आपने अभी जिक्र भी किया कि भाई ज़्यादा वो आगे बढ़ रहा है, उसने अपनी ख़ासतौर पे अगर ये देखा जाए कि जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है उसने तकरीबन उसको कराची पाकिस्तान से ख़त्म करके वो वहाँ शिफ्ट हो गई सारी की सारी। तो उसका मतलब है, और जो इस दौरान कहीं पाकिस्तान से बाहर जाना भी हुआ और जब भी इसकी बात आई तो हमने हर जगह के ऊपर जो है वो सारी मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश और बड़ी टॉप क्लास लेवल पे देखी। तो इस सारी सूरत हाल में किसको फ़ायदा है कि बांग्लादेश जो है वो तरक्की ना करे? इस लाइन को लेना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर वो प्रोग्रेस कर रहा है तो वो सारी कुव्वतें जो सिर्फ अपनी मर्जी के चक्कर में कम से कम बांग्लादेश की प्रोग्रेस के ऊपर तो सवाल नहीं उठा रही होंगी ना, क्योंकि अगर वहाँ से प्रोग्रेस होती है, मुल्क तरक्की करता है, तो आम आदमी तक उसके असरात पहुँचते हैं। तो फिर वो कौन से सियासी गिरोह हैं या उससे बाहर निकल के कौन से सियासी गिरोह हैं जिन्होंने बांग्लादेश की इस स्टेबिलिटी को या जो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल उसका ग्रोथ बढ़ रहा था उसके ऊपर भी ये हमला करार है। अच्छा, अब इसमें एक और रोल है जो कि हिंदुस्तान का है कि जो एक वन साइडर लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया की जो सपोर्ट रही है हसीना वाजिद को और ये सारी गेम में उसका इन्वॉल्व होना, ज़ाहिर है इंडिया उसमें से अपने हाथ तो कभी भी नहीं निकालेगा ना। तो उस अगर हम उसको देखते हैं तो फिर बांग्लादेश की ग्रोथ से इंडिया को क्या फ़ायदा है? क्या इंडिया को फ़ायदा है या नहीं है कि एक कंट्री है जिसको वो समझते हैं कि जी हमने इसको आज़ाद करवाया है, उनका क्लेम है, उन्होंने रोल भी प्ले किया। ऐसी सूरत हाल में फिर वो कौन सी पावर है जिसकी तरफ हम उंगली उठा सकते हैं कि हाँ भाई रीजन के अंदर ये वाली पावर है जो कि बांग्लादेश के इस सारे उंगली उठाना जरूरी नहीं है, वो पूरी स्ट्रगल जो है वो इंडिजिनस भी हो सकती है। अगर इंडिजिनस भी है, नाराजगी थी, सोसाइटी का एक ग्रुप है हाँ, जो नहीं मानता ये इस किस्म के लिबरल थॉट प्रोसेस को, तो वो अपना मैं उसको जोड़ इस चीज से रही हूँ कि देखिए हमेशा ये भी एक सवाल है। बिल्कुल सवाल है। तो मैं यही तो कह रही हूँ ना, ये इनका आना अगर हम कहें कि बिल्कुल वो जो चाइना की एक क्लोज डोर पॉलिसी वाला दौर गुजरा है उससे तो नहीं गुजरा बांग्लादेश, ना वो उसकी पॉलिसी का हिस्सा है। तो वो जो इंटरफेयर है फ्रंट पे आके या बैकडोर में जाके जो उसका इंटरफेयर है पावर्स का, उनके रोल पे भी हम बात करें। प्रोफेसर यूनुस के बारे में बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता।
वो ग्रामीण बैंक से वो ऊपर आया था। ग्रामीण बैंक किसानों को कर्ज देता था, छोटे कर्ज देता था, और वो एक उसने डिफरेंट किस्म का यूं कह लें वो बनाया था स्ट्रक्चर कि वो एक हफ्ते बाद, हर हफ्ते बाद वो कर्ज की किस्त वसूल करते थे। एंड द नोबेल हाँ, नोबेल तो खैर उसके बहुत बाद हुआ है ना, मैं तो बहुत इब्तिदा की बात कर रहा हूँ, हुआ था। और वो कहते थे कि ये बगैर सूद का है कर्ज, लेकिन उसमें होता था 20% शायद। हाँ, जैसे वो इस्लामी बैंकिंग वो चार्जेस हैं इसके वगैरह वगैरह, कुछ जुर्माने भी वहाँ मुखालफत की थी। फिर यूनुस को इंटरनेशनल पजीराई बहुत मिली, इसको वर्ल्ड बैंक ने और दूसरे जो मालियाती इदारे हैं वो उन्होंने सपोर्ट किया, रॉकफेलर ग्रुप ने, और ये जो कौन सी फोर्ड गाड़ी है उसका भी कोई फाउंडेशन है, फोर्ड फाउंडेशन ने उसको सपोर्ट किया। वो जो ओबामा फाउंडेशन है वो भी इसको सपोर्ट कर रही थी। फिर इसको नोबेल अवार्ड जो मिला वो भी थोड़ा सा, मतलब आदमी सोचता है कि यार नोबेल अवार्ड कैसे मिल जाता है। अभी जो वेनेजुएलियन अपोजिशन लीडर को मिला है तो हमें सबको पता है कि भाई किस तरह से उसको मिल गया। तो कौन लोग सपोर्ट कर रहे थे, इंटरनेशनल बॉडीज कौन थी जो प्रोफेसर यूनुस को लाने में इंटरेस्टेड थी, और किस तरह से वो तहरीक आगे बढ़ी है। और चलिए वो तहरीक है, समझ में आ रहा है, इंडिजिनस है। एक मुल्क का आर्मी चीफ कैसे जाके अपनी वजीर आजम को कह सकता है कि मैडम प्राइम मिनिस्टर आपके पास 30 मिनट है? भाई अगर तुम उसके जो पॉलिसीज हैं, उसके अहकामात हैं, उससे तुम मुतमईन नहीं हो, तुम रिजाइन करके चले जाओ ना। आई थिंक तुम सरकारी मुलाजिम हो, तुम आके प्राइम मिनिस्टर को आई थिंक इसके ऊपर हमें वो जो लोगों का प्रेशर था वो नहीं भूलना चाहिए। लोग उसके हसीना वाजिद के ऊपर जो इतना सारा झुमघट्टा लोगों का प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंच चुका था और लोग उसको मारना चाहते थे, और वहां से उसका निकलना और फिर बांग्लादेश से निकलकर बाहर जाना और फिर इंडिया में पनाह लेना, आई थिंक दैट ऑल्सो टेल्स अ लॉट अबाउट इट। दूसरी चीज ये, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो वहां पर कुछ हो रहा है, यानी फॉर एग्जांपल जितना ज्यादा वो लोग प्रोग्रेस कर रहे थे बांग्लादेश वाले, वो इसलिए प्रोग्रेस कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने टाइज इंडिया के साथ या ऐसे ममालिक के साथ जोड़े थे जो कि उनकी कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे थे। सो बेसिकली जो इस वक्त वो लोग बैक उल्टे फ्लो में चलना शुरू हो गए हैं, वो अपनी एक्सट्रीम मजहबी सोच को दोबारा वापस लाने के चक्कर में मुझे लगता है कि वो दोबारा उस तरफ जा रहे हैं। उसकी एक एविडेंस या एक दलील जो मैं पेश करना चाहती हूँ वो ये कि वो उन्होंने जो अपने सब्जेक्ट्स के अंदर से अपने कुछ हीरोज को माइनस किया है व्हेन दे टॉक अबाउट देयर टेक्स्ट, तो दे आर गोइंग बैकवर्ड्स। ये पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है। जो लोग हमें हिस्ट्री में पसंद नहीं आ रहे होते, हम उन्हें बिल्कुल अपनी टेक्स्ट बुक्स में से माइनस कर देना चाहते हैं। तो वो जो पीछे की तरफ जा रहे हैं वो अपनी वजह से जा रहे हैं। मुझे इसके पीछे कोई खास पॉलिसी नहीं है। नहीं, ये जब यूनिस को प्लॉट किया जा रहा होगा, लेट्स से अगर उसे प्लॉट भी किया गया है, तो उसको इसलिए नहीं प्लॉट किया जा रहा होगा कि टेक्स्ट बुक्स में से ये चीजें माइनस कर देना। कहने का मकसद ये है कि वो एक खास ग्रुप होता है जो किसी खास चेंज की वजह से फायदा हासिल करता है और फिर वो अपने मकसद पूरे करवाता है। तो जो एक्सट्रीमिज्म या आपको एक ही सोच अब नजर आ रही है और वो मजहबी एक्सट्रीमिज्म जो आपको नजर आना शुरू हो गया दोबारा, वो मुझे लगता है वो एक सेक्ट है जो इस पूरी सिचुएशन से फायदा उठा रहा है, जो अपना इन्फ्लुएंस दोबारा से क्रिएट करना चाह रहा है, जिसको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि इंडिया की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा हो रहा है। लेकिन जो ज्यादा नुकसान है वो ये कि वो सोशियो या इकोनॉमिक फायदा जिसके लिए यूनिस को क्रेडिट दिया जाता था, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसकी मौजूदगी में भी बांग्लादेशों से अब पीछे हट रहा है। तो उसका नुकसान ओवरऑल बांग्लादेश को भी होगा। और देखो जितने भी जिसे हम प्रॉक्सी कहते हैं, पाकिस्तान ने भी, मुझे ऐसा लगता है कि जो बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल पैदा हुई थी उसमें प्रॉक्सी का ही किरदार अदा किया। और उसकी एक खास वजह ये है कि बिकॉज हमें टेक्निकली तो बांग्लादेश की प्रेजेंस से मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा फायदा था, लेकिन मतलब उस रीजन में उसकी मौजूदगी से हमें कोई बहुत फायदा हो रहा था, लेकिन हमें ये अच्छा नहीं लग रहा था कि यार उसका इन्फ्लुएंस इंडिया से क्यों आ रहा है, उसकी वजीर आजम वहाँ की हमारे मुताबिक पपेट क्यों है। सो आई थिंक इसमें हमारा भी बहुत रोल है, जस्ट अमेरिका का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। हाँ, लेकिन एक और बांग्लादेश में पाकिस्तान की मुखालिफ होगी, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएगी, लेकिन फायदा कैसे पहुंचाएगी, मैं यही समझना चाहती हूँ। प्रेशर रहेगा ऊपर से, आपके जो मशरकी बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा रिलैक्स रहेंगे आप, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। तुमने बात की ना, वो इम्पोर्टेंट बात है कि भाई यूनुस साहब एक गैर मुंतखब नुमाइंदे, अव्वल तो भाई आपका हो गया coup, आप आ गए, 3 महीने बाद इलेक्शन कराओ यार, ये 1.5 साल में कौन खींचता है?
फिर Yeah. आप एक गैर मुंतखब नुमाइंदे होते हुए इतने बड़े बड़े फैसले क्यों कर रहे हैं, कि कैसे कर रहे हैं आप? कि नोट पे से मुजीब की आपने तस्वीर हटा दी, आए दिन हम सुन रहे हैं कि जी मुजीब का घर गिराने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। Yes. तो मतलब ये आपका जो यूं कहना चाहिए लीगल राइट नहीं था, ये आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि आप ऐसे बड़े बड़े फैसले करें। ये Even सवाल अच्छा, छोटा है, अभी एक रेड फ्लैग के लिए हाँ। है। अभी एक तस्वीर जो सर्कुलेट कर रही थी, जो मुख्तलिफ लीडर्स को उसने एक किताब फॉरवर्ड की है या मैप फॉरवर्ड किया है, जिसके ऊपर भी खासी डिबेट हुई है। यू रिमेम्बर दैट, जिसमें सम पार्ट ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश। वो ग्रेटर बांग्लादेश वाला नक्शा है, वो मुझे नहीं समझ में आया कि why does the thought come from, मतलब अब आप ये थॉट जो लेकर आना चाह रहे हैं, बेसिकली आप कोई एजेंडा है जिसको सेल करने के लिए वहां पर बैठे हैं। तो वो जो अच्छा बांग्लादेश, सेक्युलर बांग्लादेश, बांग्लादेश नॉट बीइंग अ प्रॉक्सी ऑफ इंडिया वाला थॉट था, उससे निकलकर अगर आप किसी और ग्रुप में जाना चाह रहे हैं, आप अपने मुल्क का फायदा नहीं कर रहे। वी हैव सीन इट हैपनिंग इन पाकिस्तान, आप अपने मुल्क का नुकसान ही कर रहे हैं। और मेरा अच्छा, इसमें ना ये है कि ताबन, ये इसमें हमें ना नहीं भूलना economical- चाहिए कि इस वक्त रीजन के अंदर नेपाल में क्या हो रहा है, भूटान में क्या हो रहा है, श्रीलंका के अंदर किस तरह की मामलात बने, और शक्ल बदल के फिर हमें जो मास पावर जिनकी भी बात करी थी कि प्रेशर बिल्ट हुआ, तो ये थोड़ा सा मैं इसको इस तनाजुर में देखने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई वो जिस तरह अरब स्प्रिंग आया तो एक लीबिया का हाल देखें करते करते, इसी तरह अगर इस रीजन में आप देखें तो जो सिचुएशन बन रही है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हसीना वाजिद की और कुछ सिमिलैरिटीज की वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, तो उसका फायदा क्या पहुंचा पाकिस्तान को? बांग्लादेशियों को उससे सीखना चाहिए कि हम मुस्तकिल पीछे पीछे और पीछे तर चले जा रहे हैं। और अगेन जिस ताकत से, और मैं तो उसको अप्रिशिएट कर रही थी कि इंतहाई रिजिड किस्म के मजहबी ग्रोहों को या सोच रखने वाले लोगों को पॉलिटिक्स में निकाला जा रहा था, या उनके लिए एक फिजा बनाई जा रही थी ताकि उनको एलिमिनेट किया जाए। और उसको इसलिए नहीं कि वो मजहबी हैं, उनको जो जंगी जराइम के नतीजे में जो सजाएं दी गई थी वो एक प्रोग्रेसिव शक्ल शो कर रही थी, और हम उससे, मैं कम से कम बहुत इंस्पिरेशन लेती है एज फार एज द पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट इज कंसर्न। बट अगेन कि अगर रीजन में हमारे भाई बंदों को जो अब हमने सौतेले बना दिए वो उसी नहज पर अगर चल रहे हैं तो ये बहुत तकलीफ की बात है। अच्छा, बस मैं आपसे बात करके खत्म करता हूँ इसको कि जो सोशल और जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है ना, वो एक लिबरल और ओपन सोसाइटी में होती है। जब भी आप सोसाइटी के कुछ हिस्सों को बिल्कुल एक जगह सेग्रीगेट कर देते हैं या उनको आप परसिक्यूट कर रहे होते हैं, तो ये नहीं हो सकती। उसके लिए आपको ओपननेस की जरूरत है, उसके लिए आपको हुर्रियत